गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू विजन एमपीटीईटी 2020। बात की जा रही ईवीएस पेडागोजी की और इसके अंतर्गत हम बात करेंगे हमारा जो कल टॉपिक हमने स्टार्ट किया था पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और उसकी आवश्यकता से रिगार्डिंग। और आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के जो भी आपके एमसीक्यू बने हुए हैं आपके टेट एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं उनको लेकर डिस्कस करेंगे। ओके, विद आपके ऑप्शंस हम डिस्कस करेंगे ताकि आपकी क्या हो, आपके पर्यावरण अध्ययन की जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है ये पूछा गया है, सत्य नहीं है। फर्स्ट है आपका पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, तो बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, बिल्कुल। सी है पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। डी है आपका पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है वो एकीकृत है, समेकित है, ठीक है ना। तो यहाँ जो राइट आंसर है कौन सा सत्य नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी है, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। ये आपका बिल्कुल भी क्या है, बिल्कुल भी सत्य नहीं है। ओके, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों किया गया है। उप विषय यानी कि जैसे कि आपके भूगोल है, इतिहास है, ठीक है ना, विज्ञान है, इन विषयों के स्थान पर क्या थीम रखी गई है। थीम के आपने नाम पढ़े होंगे, भोजन, जल, यात्रा, आवास, लाइक दिस, इस तरीके की क्या वो थीम रखी गई। उप विषय के नाम नहीं रखे गए हैं आपकी ईवीएस में। ओके, तो क्यों रखे गए हैं ये पूछा गया है। इसलिए रखे गए हैं कि बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए, ठीक है ना। सेकेंड है बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए रखे गए हैं। सी है आपका उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है, इसलिए रखा गया है। डी है आपका पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए रखा गया है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कि बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दे से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए हमने क्या उन थीम को रखा है, ना कि उप विषयों को रखा है। जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो भी ऑलरेडी क्या ऑप्शन नंबर बी में इंक्लूड हो जाता है। जो भी स्थानीय परिवेश के मुद्दे हैं, जो भी विषय वस्तु है, आप उसे क्या करिए, आप उसको आप अपने थीम के साथ ऐड करके क्या कर सकते हैं, समझ डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीम, ठीक है ना, इनमें से कौन सा एक नहीं है वो बताना है आपको। तो आपने यहाँ पर देखा इसी से रिलेटेड अभी पिछला क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं आवास हमारे में था, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी हमारे उसमें है थीम में, भोजन भी हमारे थीम में इंक्लूड है, लेकिन हमारा काम और खेल वो मुख्य थीम में आपके क्या है, इंक्लूड नहीं है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से कौन नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कक्षा फर्स्ट और सेकेंड के लिए पर्यावरण अध्ययन के विषय के संदर्भ में क्या सत्य है बताना है। जो कक्षा फर्स्ट और कक्षा सेकेंड के लिए जो पर्यावरण अध्ययन चल रहा है, ठीक है ना, तो उस विषय के संदर्भ में क्या सत्य है ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। तो आपने देखा है कि वहाँ पर कोई भी ईवीएस की बुक नहीं चलती कक्षा फर्स्ट और सेकेंड में, बल्कि क्या होती है वहाँ पर एक भाषा की बुक चलती है, एक मैथ की बुक चलती है। इनके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, आपके जितने भी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दे होते हैं इन्हीं भाषा की आपकी बुक के माध्यम से हम क्या कर देते हैं, वहाँ पर समझा देते हैं। ओके, तो भाषा और गणित के माध्यम से हम उनको वहीं पर क्या कर देते हैं, बच्चों को समझा देते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका कक्षा फर्स्ट और सेकेंड में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है कक्षा फर्स्ट और सेकेंड में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है, ठीक है ना, ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा किया जाता है। तो भाषा के द्वारा बस नहीं होता, बल्कि किसके द्वारा होता है, जो भी आपकी क्या है भाषा और गणित के माध्यम से भी हम पर्यावरण अध्ययन का क्या करते हैं, वहाँ पर डिस्कशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन की ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है।
बच्चों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। सेकेंड है आपके बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्या है आपका, तो बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए, तभी बच्चे पर्यावरण अध्ययन का ज्ञान हासिल कर सकते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है वहाँ, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सिखाना, तो बिल्कुल हमें बच्चों को क्या करना है, आपके भ्रमण के माध्यम से, कहानी के माध्यम से आपको क्या करना है, बच्चों को उनकी मतलब प्रैक्टिकली लाइफ में उन्हें उन चीज़ों को रूबरू कराना है, ताकि बच्चे क्या हो उस चीज़ों को मतलब क्या कर सकें, फेस करें, समझें, उसको देखें, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से जोड़ना है। बच्चे का जो भी परिवेशीय ज्ञान है उसको क्या करिए, विद्यालय में जो भी हमने थीम रखी है पर्यावरण अध्ययन की, उसके माध्यम से उसको रिलेट करके, उसके पूर्व ज्ञान को रिलेट करके क्या करना है, हमें पर्यावरण अध्ययन कराना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और डी में आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं पर्यावरण अध्ययन में, जो हम ज्ञान की रचना में, ठीक है ना। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। एजुकेशन विदाउट बर्डन आपने पढ़ा हुआ है, ये एनसीईआरटी 2005 ने ये टैगलाइन हमारी अपनाई हुई है। और इसमें जो बोझ के बिना सीखना, इसका क्या अर्थ है, ठीक है ना, ये पूछा जा रहा है। इसका सीधा आंसर है अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। जो बालक है उसका भार कम करने की ज़रूरत है। स्कूल बैग का कम वजन करने से कोई तात्पर्य नहीं है। ईवीएस ईवीएस की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें अध्यायों की कम संख्या हो जाए, ऐसा भी कोई उद्देश्य नहीं है। ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है, ठीक है ना, ऐसा भी कुछ नहीं। सिर्फ अबोध का जो भार है, बर्डन लेकर के जो बच्चा घूम रहा है दिमाग में कि मुझे ये भी पढ़ना है, वो भी सभी पढ़ना है, ये सारी चीज़ें पढ़ना है, तो उन्हें हमें ये सारी चीज़ें नहीं है, बल्कि उन्हें क्या करना है, उनके परिवेशीय ज्ञान से मतलब जोड़ करके उन्हें उनके क्या है, आपके 4 दीवारी से क्या है बाहर निकाल करके उन्हें चीज़ों को सिखाना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हमने किताबें रख दी और बच्चे के दिमाग में पूरे दिन ये घूम रहा है, कुछ ये भी कवर करना है, वो भी कवर करना, मतलब फ्री हैंड छोड़ देना है। इसलिए इसको क्या है, बोझ के बिना सीखना कहा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है। कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु, ये पूछा गया है। क्या आवश्यक नहीं है, भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। स्वाभाविक सी बात है कि हम क्या पर्यावरण अध्ययन कराएंगे, तो जो भी आपके भौतिक और सामाजिक पर्यावरण है उसके प्रति क्या होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, तभी तो हमारा स्वस्थ सामाजिक पर्यावरण का निर्माण होगा। कल भी हमने डिस्कशन किया हुआ था। विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को क्या है, रट कर के आपको क्या करना है, सीखना नहीं है, चाहे वो आपके प्रत्यय हो या आपके क्या हो, सिद्धांत हो, ठीक है ना। आपको कुछ भी चीज़ें आपको क्या है, बिल्कुल भी रट करके सिखाई नहीं जानी चाहिए, आपको सीखना नहीं है, क्या करना है, उनको समझना है। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट इसी में पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, बिल्कुल हम देंगे। नेक्स्ट है अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, ये भी हमारा उद्देश्य है, ओके। लेकिन नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है। तो आपको पता है कौन कौन सी कक्षा से लेकर के किस क्लास तक ईवीएस आपकी पढ़ाई जाती है। कक्षा तीसरी में आपकी ईवीएस की बुक है, और कक्षा 4th में और कक्षा 5th में आपकी ईवीएस की बुक चलाई जाती है, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य है, ये पूछा गया है। सर्वेक्षण करना, इसका क्या उद्देश्य है, समुदाय के साथ अनन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। स्वाभाविक सी बात है, अगर हम सर्वेक्षण कर रहे हैं तो हमारा कुछ तो उद्देश्य होगा, तो समुदाय के साथ क्या है, बच्चे अन्योन्य क्रिया कर सके, अवसर प्रदान हो पाए उनको, इसलिए हम क्या करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं। तो हमारा उद्देश्य होता है कि बच्चे क्या है, इस माध्यम से भी क्या कर सके, अधिगम कर सके, सीख सके। सेकेंड है आपका बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। जब जाएंगे सर्वेक्षण करने, चीज़ों को समझेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो उनके प्रति क्या होगी, संवेदनशीलता आएगी।
नेक्स्ट है आपका सूचनाओं को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। हम सर्वेक्षण इसीलिए करा रहे हैं कि बच्चे क्या करें, फील्ड में उतर करके खुद जा करके खुद समझे उस चीज को और फेस करें और उसको क्या है खुद अपना अनुभव शेयर करें प्रत्यक्ष रूप से। ओके। नेक्स्ट है आपका आकलन के लिए एक अवसर के रूप में इसका प्रयोग करना। तो बिल्कुल सही बात है कि हम बच्चे का क्या असेसमेंट भी कर सकते हैं इस माध्यम से कि बच्चे ने क्या सीखा है, कितनी सारी चीज़ें बच्चों को समझ में आई हैं, ये भी एक अवसर प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके सारे ऑप्शंस कौन से सही हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी चारों आपके इंक्लूड हैं। तो ये आपका क्या है सर्वेक्षण का उद्देश्य होता है। ठीक है ना। जब भी आप पर्यावरण अध्ययन में क्या है शिक्षण अधिगम में क्या सर्वेक्षण कराते हैं तब। ओके। बात करते हैं नेक्स्ट आपका पर्यावरण अध्ययन की अंतर विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को किसके द्वारा संबोधित करती है। पूछा जा रहा है जो पर्यावरण अध्ययन है उसकी जो अंतर विषय प्रकृति है, ठीक है ना, उसमें मतलब कौन कौन से विषय इंक्लूड हैं जो आपके पर्यावरणीय मुद्दों को किसके द्वारा संबोधित करती है। तो विज्ञान है आपका, सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग है। सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग है। सी है आपका विज्ञान और विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग है। डी है आपका, तो आप खुद ही देखिए विज्ञान भी दिया हुआ है आपका, सामाजिक विज्ञान भी दिया हुआ है और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग है। ठीक है ना। यानी कि इसमें क्या सभी चीज़ें इंक्लूड हैं और आपके जो ऑप्शन है उनमें आपकी दो दो चीज़ें ही इंक्लूड हैं। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है। और आपने देखा भी है कि हम इसमें क्या है विज्ञान को भी इंक्लूड करते हैं, सामाजिक विज्ञान को भी इंक्लूड करते हैं और पर्यावरण शिक्षा तो आपकी है ही है। ठीक है ना। तो इनकी विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग को भी हमें क्या करना है इंक्लूड करना है, इसको संबोधित करती है ये। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय का अध्ययन किया जाता है। भूगोल का, स्वास्थ्य एवं पोषण का, जीव विज्ञान का। तो पर्यावरण अध्ययन में आपको पता है कि हम एकीकृत और समेकित रूप अवधारणा का क्या कर रहे हैं, आप फॉलो कर रहे हैं। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें हम भूगोल को भी इंक्लूड करते हैं, आपके स्वास्थ्य एवं पोषण, जीव विज्ञान, ये सभी क्या है आपके सारे सब्जेक्ट मतलब क्या है आपके इंक्लूड है। भूगोल है, विज्ञान है, आपका इतिहास है, ये सारी चीज़ें क्या है आपके पर्यावरण, ये सब इंक्लूड है और ये सब इसी की ही क्या है पार्ट है। जीव विज्ञान आपका विज्ञान का ही पार्ट है। ठीक है ना। तो ये क्या है आपकी उसी की एक शाखा है। तो आप क्या कर रहे हैं, इसको हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है ना। इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक कारक है। कल भी हमने आपके जैविक और अजैविक घटक देखे हुए थे, तो आप बता सकते हैं कि जैविक कौन है और आपका अजैविक कौन है। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं इसमें भौतिक कारक पूछा गया है, तो पेड़ पौधे, वायु, मनुष्य और सूक्ष्म जीव। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, वायु है हमारा, जो कि क्या है भौतिक कारक है या अजैविक कारक भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है ना। इस तरीके से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे जो कवर हो चुके हैं। थैंक यू टू ऑल।